जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि सेंसरी इशू को कैसे रिजॉल्व करें, कैसे ख़त्म करें, कैसे फिक्स करें, जो भी आप समझना चाहते हैं। सेंसरी इशू हमारे बच्चे में कैसे आ रहा है, कैसे जाएगा, ये कब फिनिश होगा, ये होगा भी कि नहीं होगा, क्यों हो जाता है सेंसरी इशू, क्या हमारे बच्चों में एपिलेप्सी की दिक्कत है, डाउन सिंड्रोम की दिक्कत है, या मेंटल रिटार्डेशन है, बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या सीपी है। अगर उसमें सेंसरी इशू हो रहा है तो ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे में सेंसरी इशू ना रहे। ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म है, जो भी आप समझना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में सेंसरी इशू चल रहा है तो आप सही वीडियो पे आए हैं, और इसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे फिनिश करना है कि अब मेरे बच्चे में सेंसरी इशू ना रहे, ऐसा क्या काम करें कि सेंसरी इशू ना रहे। सो थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहेबिलिटेशन सेंटर से मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि चीज़ें कैसे फिनिश होगी, कैसे सेंसरी इशू आपके जो भी कंडीशन है आपके बच्चे में, वहाँ से सेंसरी इशू को कैसे फिनिश किया जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है कि सेंसरी इशू जो स्टार्ट कहाँ से होता है। और हम तो 2 साल से थेरेपी करा रहे हैं, हम 3 साल से थेरेपी करा रहे हैं, हम ब्रशिंग करते हैं, हम बॉल प्रेशर करते हैं, हम स्विंग कराते हैं, हम जॉइंट कंप्रेशन करते हैं, हम टच करते हैं, हम विलवागर ब्रश करते हैं, हम कितने सारे टेंट्रम करते हैं, हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों में सेंसरी इशू नहीं जा रहा। आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चों में सेंसरी इशू रहे ही ना। हाँ, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें, ऐसी कौन सी चीज़ें करें बच्चे में कि सेंसरी इशू ना रहे। तो मेरा वीडियो कुछ लंबा हो जाता है तो सॉरी उसके लिए, लेकिन ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। इसको पूरा देखिए, चाहे जितने मिनट की भी वीडियो हो। आपको अगर लास्ट तक सुनेंगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है और कैसे करना है। अदरवाइज अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और अपने ब्रेन को आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है तो ऐसा क्यों। आप रीजनिंग लॉजिक के साथ आप थोड़ा समझिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक थॉट लेके अगर आके बैठेंगे और सोचेंगे कि ये तो उसने ऐसा कहा था, ये तो ऐसे ही कह रहा है, तो आपको बातें नहीं समझ में आएगी। तो आपको ये समझना है कि जो मैं ये कह रहा हूँ वो रीजनिंग के साथ कितनी एप्लीकेबल है और कितना वो लिंक करता है आपके बच्चे से, वो समझना है। तो क्वेश्चन ये है पहला तो कि हमारे बच्चों में सेंसरी इशू आता कहाँ से, ऐसा क्या ब्रेन में हो रहा है कि जिससे सेंसरी इशू आ जा रहा है। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा किस कंडीशन का है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा किस कंडीशन का है। ये समझने के बाद हमें समझ में आता है कि सेंसरी इशू आ कहाँ से रहा है। लेकिन अगर मैं वर्चुअल ऑटिज्म की बात करूँ, चाहे ऑटिज्म की बात करूँ, चाहे मैं किसी भी कंडीशन की बात करूँ, आपको पहले तो मेरी पहले वाली वीडियो सुननी चाहिए कि मैंने वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में क्या कहा है, क्या वर्चुअल ऑटिज्म कैन बी क्योर और नॉट। ये बहुत अच्छा वीडियो है, इसको जाके देखेंगे तो समझ में आ पाएगा। प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं बच्चों को, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, उस पर समझ में आएगा। कम्युनिकेशन कैसे करते बच्चों, कम्युनिकेशन कैसे सिखाते बच्चों को, वो देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि एक्चुअल में बच्चों के साथ काम कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे सेंसरी इशू के बारे में बात करेंगे कि सेंसरी इशू कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं बच्चे के अंदर से, और कैसे हम सेंसरी इशू को डाउन कर सकते हैं। सेंसरी इशू आएगा या नहीं आएगा, या हम कराते रहे, कितने टाइम कराएंगे थेरेपी तो आ जाएगा, कैसे कराएंगे थेरेपी तो बच्चे में सेंसरी इशू चला जाएगा। जैसा कंडीशन वैसा सेंसरी इशू का साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है हमें। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर नॉर्मली सारे केसेस के, अगर हम ओवर मोस्ट ऑफ द केसेस की कंडीशन की बात करेंगे तो सेंसरी इशू इसलिए माना जाता है कि आपका बच्चा किसी स्टिमुलेशन पे अपने सेंसेस का यूज प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा। आप फिर से समझिएगा इसे कि आपका बच्चा किसी भी स्टिमुलेशन पे अपने सेंसेस का यूज एक प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा। इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा मैं टेक्निकल भी होऊंगा, थोड़ा नॉर्मल वे में भी समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो पूरा सुनिएगा। तो कंसर्न ये होता है कि बच्चे के साथ कि अगर बच्चा किसी चीज़ को टच कर रहा है और टच करता चला जा रहा है, उसे ये नहीं पता कि कितनी देर टच करना है, उसे ये नहीं पता कि क्यों टच करना है, कितनी देर टच करना है, किस लिए टच करना है, कब टच करना है, कब टच नहीं करना है।
अगर ये सब चीज़ों को लेके दिक्कत है, बच्चे में रीजनिंग नहीं है सेंसेस को लेके, अगर आप स्मेल करा रहे हैं और स्मेल में ये नहीं पता कि कितनी देर स्मेल करना है, क्यों करना है, किसने बोला है, ये स्मेल अच्छा है, बेकार है, या ये हार्मफुल है या गुड है बच्चे के लिए ये स्मेल, या बच्चे को जब स्मेल कर रहा है तो इरिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर अपने स्मेल को बच्चा एक बैलेंस वे में ले रहा है, यानी कि मान लीजिए आप परफ्यूम स्मेल करा रहे हैं और बच्चा परफ्यूम स्मेल किया और रिलैक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही उसको, यानी कि हमारा बच्चे को सेंसरी इशू नहीं है। लेकिन उससे आगे भी आएंगे तब हमें पता लगेगा कि हाँ सेंसरी इशू है भी कि नहीं है। स्मेल कर लिया, फील कर रहा, वेरी नाइस कि हाँ आपका बच्चा फील कर रहा है, लेकिन सेंसरी इशू वहाँ से ख़त्म नहीं हो जाता है। सेंसरी इशू देखिए हमारे पास है ना 3 तरह की टर्मिनोलॉजी होता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जैसे हम कहते हैं, इसमें 3 तरह की कैटेगरी देखने को मिलती है, सेंसरी मॉड्यूलेशन, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्प्रैक्सिया। प्रैक्सिया में भी 2 टाइप होते हैं, मॉड्यूलेशन में भी 2 टाइप होते हैं। मॉड्यूलेशन में हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपो सेंसिटिविटी और सेंसरी सीकिंग, ये 3 तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है मॉड्यूलेशन में। और डिस्प्रैक्सिया में तो वैसे तो बहुत सारे कंडीशन है, कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया है, ग्राफिस्थीसिया है, या जियोग्राफिकल एप्रेक्सिया है, या एडिशनल है, आइडियोमोटर है। तो मैं बेसिक की बात करूंगा, टर्मिनोलॉजी के ऊपर नहीं जाएंगे। तो पहला, अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा टच करता है किसी चीज़ को और टच करता चला जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है उसको टच करना। सुना होगा आपने सेंसरी इशू में कि आपका बच्चा हर चीज़ को टच करना बहुत पसंद करता है, मैसी चीज़ें पसंद नहीं करता टच करना, या उसको इरिटेशन होता है, वो रफ कपड़ों से इरिटेट होने लग जाता है, वो टाइट कपड़ों से इरिटेट होने लग जाता है, या किसी हार्ड टेक्सचर को जब छूता है तो इरिटेट हो जाता है, वो हार्ड टेक्सचर को छूना बहुत पसंद नहीं करता। इस तरीके से कंडीशन जब हमें दिखती है तो हमें लगता है कि यार बच्चे में इशू चल रहा है, तो इसे कहेंगे हम मॉड्यूलेशन में जा रहा है बच्चा, सेंसरी मॉड्यूलेशन है। लेकिन जब सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि हार्ड टेक्सचर, सॉफ्ट टेक्सचर, या खुरदरा टेक्सचर, नायलॉन टेक्सचर, कॉटन टेक्सचर, डिफरेंट तरीके के जो टेक्सचर होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो सारे टेक्सचर को बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्या उसका वो वर्ड समझ में आता है कि नहीं आता कि सॉफ्ट क्या है, खुरदरा क्या है, मुलायम क्या है, आपके बच्चों को ये समझ में आता है कठोर क्या है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो टेक्सचर को लेके यूज किए जाते हैं। तो क्या इन सारे वर्ड को बच्चा समझता है कि नहीं समझता, क्या डिस्क्रिमिनेट करता है कि नहीं करता। अब आता है कि प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया का मतलब समझना कि बच्चे को आइडियोमोटर और एडिशनल, एक बेसिक ले रहा हूँ मैं, आइडिएशनल और आइडियोमोटर। बच्चे को आपने बोला पहले रफ टेक्सचर टच करो फिर सॉफ्ट टेक्सचर टच करना है, या इसके बाद है ना रफ टेक्सचर आएगा, यानी कि बच्चों को सीक्वेंस नहीं फॉलो करना आ रहा, बच्चों को ये नहीं पता लग रहा कि आप कह क्या रहे हो, कितने स्टेप में बातें कह रहे हो, या बच्चों को बातें तो समझ में आ रही है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में नहीं समझ में आ रहा कि मुझे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप कैसे फॉलो करना है। जैसे टच को लेके हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले हार्ड टेक्सचर टच करो फिर सॉफ्ट टेक्सचर टच करो, फिर हार्ड टेक्सचर टच करो फिर सॉफ्ट टेक्सचर टच करो, ये 2 स्टेप है। तो बच्चा क्या कर रहा है, हार्ड टेक्सचर टच कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है, जैसे फिर से हार्ड करना है वो कर ही नहीं रहा, यानी कि बच्चा उस सीक्वेंस को नहीं समझ रहा जो आप कराना चाहते हैं। टेक्सचर को लेके मान लीजिए आपने बोला पहले सॉफ्ट पे चलना है फिर हार्ड पे चलना है, फिर उसके बाद आप नीचे उतर जाना, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि पहले सॉफ्ट पे था कि हार्ड पे था, पहले क्या करना था, सेकंड क्या करना था, या उसको समझ में नहीं आ रहा, या समझ में आ रहा है आपको बता रहा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, तो आइडियो मोटर दिक्कत हो गई। तो जब ये 3 तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है तब जाके हमें लगता है कि बच्चे में सेंसरी इशू है। अब मैं इसको ना थोड़ा सा अलग करूंगा कि सेंसरी इशू नहीं कहते, सेंसरी मेरे हिसाब से ये बोलना चाहिए कि सेंसरी इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंसरी इशू अगर आप कहने चलेंगे ना तो हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ सेंसरी इशू है। अब मैं जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, आज से यूज करते हैं अपने आइज का यूज करते हैं, हम अपने सेंसेस का, विजुअल का यूज करते हैं, विजन का यूज करते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, आधे घंटे देख रहा हूँ, 1 घंटे देख रहा हूँ, अब बिना सेंस के देखे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं समझ रहा कि मेरा टाइम नुकसान हो रहा है, मैं क्यों देख रहा हूँ, कब देख रहा हूँ, या मुझे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, या मुझे कितनी देर देखना चाहिए, उसका एनालिसिस ही नहीं है। तब मैं बोल दूंगा कि हाँ आपके में सेंसरी इशू है, बड़ों में भी सेंसरी इशू है। कोई चीज़ गलत तरीके से यूज करता है, कोई मास्टरबेट करता है, बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो यानी कि उसके अंदर सेंसरी इशू है। अपने आप को रास्ते में कोई बहुत फास्ट चलना बहुत पसंद करता है, और वो जैसे उसको स्लो बोला जाए वो स्लो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको बस फास्ट चलना एक आदत से बन गई है। तो कहीं ना कहीं वो सेंसरी इशू बोला जाता है एक नॉर्मल वे में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बैलेंस नहीं कर पा रहे आप अपने सेंसेस को कि कितना यूज करना है आपको। जब आपको बोला जाए कि आपको मोबाइल 10 मिनट देखना, इससे ज़्यादा नहीं देखना, और आपने सोचा, देखा और उसको रख दिया, यानी कि आप में अब सेंसरी इशू नहीं है। लेकिन किसी सेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, नहीं यूज कर रहे तो भी दिक्कत है, ठीक है।
इरिटेशन हो रहा है तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो किसी सेंसेस को अगर हम बैलेंस वे में यूज कर रहे हैं तो हमारे बच्चे में सेंसरी इशू नहीं रह जाता। ठीक है, इसको समझ लेना फिर से कि अगर मान लीजिए मूवमेंट है, मूवमेंट मान लीजिए आपने बोला कि झुको, अब बच्चे को झुकना पसंद नहीं आ रहा, झुकने जैसे ही झुका रहे हो उसको इरिटेशन हो रहा है, वो ज़्यादा देर तक झुक नहीं पा रहा है या ज़्यादा देर उससे समझ नहीं आ रहा कि कैसे झुकना है, तो हम बोलते हैं कि सेंसरी इशू है। तो हर चीज़ को ना सेंसरी इशू से कनेक्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ सेंसरी इशू है। बिहेवियर, अब आप देखिए ना, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, सेंसरी इशू है। बच्चा लाइन से लगा रहा है, सेंसरी इशू है। बच्चा अपने हैंड्स को देख रहा है, नोटिस कर रहा है, सेंसरी इशू है। ठीक है, बच्चा अपने चीज जैसे स्मेल कर रहा है, हर चीज़ को सेंसरी इशू है। तो कब मैं मानूं कि सेंसरी इशू नहीं है? क्योंकि बच्चा कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, करने के लिए बोला जा रहा है तो कभी इरिटेशन हो जा रहा है, कभी नहीं हो रहा। तो कब माना जाए कि बच्चे में सेंसरी इशू नहीं है? जब बच्चा अपने सेंसेस का एक बैलेंस वे में यूज करे, जब इसको ये रीजनिंग हो उस सेंसेस पे कि वो मूवमेंट, वो स्मेल, वो ऑडिटरी, वो विजुअल, वो प्रोप्रोसेप्टिव, वो अल्फैक्टरी, वो टेस्ट, कितनी देर, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किस जगह, या आप जितने भी WH फैमिली के क्वेश्चन होते हैं, अगर वो पुटअप हो पा रहे बच्चे के साथ, वो बच्चा उस चीज़ को समझ रहा है, तो आपके बच्चे में सेंसरी इशू कभी नहीं रहेगा। आपका बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है, कंसर्न करते हैं यार सेंसरी इशू, चलो जॉइंट कंप्रेशन कराते हैं, बच्चा ना जॉइंट कंप्रेशन करेगा तो हैंड फ्लैपिंग हट जाएगी। कैसे हट जाएगी? आप सोचिए, अगर आप बाइसेप्स का मसल बनाते हैं तो क्या आपकी चेस्ट मसल्स बनती है? नहीं। अगर आप बाइसेप्स के ऊपर काम करेंगे तो बाइसेप्स की मसल्स ही स्ट्रांग होगी, चेस्ट की मसल्स स्ट्रांग नहीं होगी। तो आप जॉइंट कंप्रेशन कराने से ये कंट्रोल नहीं हो जाएगा। आपको समझना है कि ये कैसे कंट्रोल होता है। आपका एक लेवल है कि इसको बच्चा हैंड्स को कितना समझ रहा है। आपने बोला हैंड स्टॉप, अब आपने बोला 2 मिनट आपको रोक के रखना है, अब बच्चों को 2 मिनट समझ में नहीं आ रहा। आपने बोला जब आप खुश होते हो तो नहीं करना हैंड फ्लैपिंग, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चा कैसे हैंड फ्लैपिंग रोक देगा? हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर वो फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड, क्या वर्ड को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, उससे सेंसेस से रिलेटेड जितने वर्ड होते हैं उसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। फिर उस वर्ड को समझने लग गया उस सेंसेस से रिलेटेड। जैसे मैं बोलता हूँ कि वेस्टिबुलरी ले लेते हैं, जैसे बच्चा भागता है, आपने बोला धीरे से भागो, धीरे धीरे करो, धीरे चलो, और धीरे का मतलब नहीं समझ रहा। आपने बोला थोड़ा आराम करो, थोड़ा आराम का मतलब नहीं समझ रहा। आपने बोला थोड़ा झुको, थोड़ा झुको का मतलब नहीं समझ पा रहा बच्चा। आपने बोला कि पीछे झुक जाओ, हाथ आगे करो, लैग आगे करो, लैग पीछे करो, थोड़ा सा मुड़ो, ये वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा तो बच्चा एक्शन कैसे लेगा? और बच्चा भागता चला जाएगा। बच्चा ना मूवमेंट को कंट्रोल करेगा ना किसी चीज़ को कंट्रोल करेगा, और हमें लगेगा सेंसरी इशू है, हाइपर एक्टिव है, बच्चे के अंदर पता नहीं 10 तरह की बीमारी बताने लग जाते हैं। फिर हम परेशान होकर फिर थेरेपी ये कराए जाओ, ये जॉइंट कंप्रेशन करे जाओ, रैपिंग किए जाओ, बॉल प्रेशर किए जाओ, दुनिया भर के टेंट्रम किए जाओ, फिर भी सेंसरी इशू नहीं जा रहा। अब ये आपने समझ गए कि पहले बच्चे में क्या वो सेंसरी को फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने झुकाया, बच्चा एक बार झुक गया, हाँ उसको समझ आ रहा है, उसको फील हो रहा है कि मुझे झुकाया जा रहा है। सेकेंड चीज, जब आप बच्चा झुकने लग गया, बच्चा खड़ा होने लग गया, बच्चे हाइट पे जाने लग गया, हर चीज को फील करने लग गया, फीलिंग के बाद वर्ड आता है कि उस चीज को लेके उसके अंदर वर्ड की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। जब वर्ड की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चे के अंदर, फिर स्टार्ट होता है उसका सिक्वेंसिंग कितना है, उसको वो कितने स्टेप में कर पा रहे हैं। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और 5 ईयर्स के बच्चे को लेके आते हैं, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 14 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, बहुत सारे तरह के बच्चे आते हैं हमारे पास। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो ये कर पाता है लेकिन ये नहीं कर पाता, ये सेंसरी नहीं है लेकिन ये सेंसरी चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चे के साथ आपने क्या किया, बहुत सारे सेंसेस का एक लेवल होता है। जैसे मान लीजिए विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स है, जैसे नजरिया बनाने का एक स्किल्स है कि पहले बच्चा क्या करेगा, पहले बच्चा देखेगा, फिर आई कांटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद बच्चा जॉइंट अटेंशन देगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन करेगा, मैचिंग करेगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा, फॉर्म कंटेंसी, फिगर ग्राउंड, सीक्वेंसिंग, रीजनिंग, विजुअल मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, सीक्वेंसिंग मेमोरी, फिर रीजनिंग। ये लेवल है, जब जाके इतना स्टेप जाके लास्ट में रीजनिंग आ रहा है। इसी तरीके से ऑडिटरी का भी रीजनिंग है, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ऑडिटरी अटेंशन, ऑडिटरी ट्रैकिंग, ऑडिटरी क्लासिफिकेशन, ऑडिटरी इंटीग्रेशन, विजुअल ऑडिटरी इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, ऐसे बहुत फिगर, ऑडिटरी क्लोजर, ऑडिटरी फिगर ग्राउंड, ऐसे बहुत सारे स्टेप है ऑडिटरी रीजनिंग, तब जाके बच्चे में रीजनिंग आ रही है। इसी तरीके से सेंसेस का भी हर ऐसे नहीं कि विजुअल और ऑडिटरी का ही रीजनिंग है, आपका टेस्ट का भी रीजनिंग है, आपका स्मेल का भी रीजनिंग है, आपका और आपका
मतलब प्रोप्रोसेप्टिव का भी रीजनिंग है, वेस्टिबुलर का भी रीजनिंग है, तो सारे सेंसेस का रीजनिंग है। अब हम क्या कर रहे हैं, बस वन स्टेप में फॉलो किए जा रही चीजें। क्या आपका बच्चा वेस्टिबुलर मैचिंग करता है? क्या आपका बच्चा प्रोप्रोसेप्टिव मैचिंग कभी कराया आपने? क्या आपने कभी सोचा कि प्रोप्रोसेप्टिव पर वर्ड कैसे समझेगा? हल्का, भारी, थोड़ा सा हल्का, ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा भारी, ये सारे वर्ड कैसे समझेगा? धीरे से लेके जाओ, भारी सामान धीरे से लेके जाओ, हल्का सामान धीरे से उठा के रखो, ये कैसे वर्ड समझेगा? उसके वर्ड के ऊपर कभी काम नहीं हुआ, उसे वर्ड के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं दी गई। और फिर हमारे बच्चों को बोला जाता है जाओ वेट उठा के लेके आओ, बच्चा वेट नहीं समझ रहा, उठा कर लेके आओ का मतलब नहीं समझ रहा। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि अगर आपका बच्चा वेट उठा पा रहा है ना, तो ठीक है, फील कर रहा हो, लेकिन कितनी देर उठा पा रहा है, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसका कंटिन्यूटी ऑफ वर्क कितना है। आपने थोड़ा सा कराया, हाँ मेरा बच्चा तो उठा पाता है, भारी वजन उठाए, सेंसरी नहीं है, नहीं, आपका बच्चा कंटिन्यूटी के साथ उस काम को फॉलो नहीं करता, तो आपको लगेगा सेंसरी इशू है। तो हम अपने आप को, अपने बॉडी को कैसे समझे? जब तक हम नहीं समझेंगे अपने बॉडी को, सेल्फ कंट्रोल कहाँ करेंगे? आपने बोला हाथ उठा के रखो, एक मूवमेंट है, हैंड्स अप करो, हैंड्स अप किया। अब मैंने बोला कि 1 मिनट करना है, मैं 100 काउंटिंग करूंगा, 100 तक रोक के रखना है। बच्चा रोक के भी रखा, चलो आपने सिखाया 100 रोक के रखा, फिर आपने बोला 1 हैंड्स आगे करो, और वहीं पे बच्चा मिस, वहीं पे बच्चा गड़बड़ कर गया। तो मेरा बच्चा तो समझता नहीं है, मेरे बच्चे का थेरेपी ठीक से नहीं हुई, बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें हमारे बच्चे के अंदर इशू चल रहा है। तो वर्ड है ना बहुत ज़रूरी है कि प्रीपोजिशन वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड, एडवर्ब वर्ड, कंजक्शन वर्ड, ये जितने भी वर्ड है आपके सेंसेस से लेकर आप कितना कमांड बना रहे हो, उस कमांड पे बच्चा अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करके मैनेज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके हमारे बच्चे में सेंसरी रिजॉल्व होता है। तो क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो सेंसरी आ कहाँ से, सेंसरी हो क्यों रहा है? जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा हुआ है, वर्चुअल ऑटिज्म का मेरा वीडियो देखेंगे या अदर वीडियो देखेंगे, कि हमारे बच्चे ने, हमारे एक है ना दिक्कत हो जाता है कि हमारे बच्चे का सेंसरी आ तो रहा है, लेकिन उस एरिया में नहीं पहुंच पा रहे जिस एरिया में पहुंचना चाहिए। अब 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन है हमारे ब्रेन में। अब हर एक न्यूरॉन एक इन्फॉर्मेशन लेके रखता है। अब एक न्यूरॉन एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ पे गया, यहीं पे रुक गया, वो उस एरिया में गया ही नहीं। मान लीजिए एक तरीका बता रहा हूँ कि बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, अब यहाँ से तो जा रहा है लेकिन यहीं पे ब्रेक हो जा रहा है, उस एरिया में पहुँचा ही नहीं पा रहा जिस एरिया में पहुँचाना चाहिए, स्टिमुलेशन को जिस एरिया में पहुँचाना चाहिए। फिर वहाँ से एक लिंक बनता है, वहाँ से एक बच्चा अंडरस्टैंडिंग का यूज करता है, परसेप्शन बनाता है, किसी भी सेंसेस पे नज़रिया बनाता है, तब जाके उस नज़रिए को यूज करता है सोसाइटी में। अब हमारे बच्चे का न्यूरॉन कनेक्शन बन ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो न्यूरॉन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो स्लो करने लग गए। किस वजह से? क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म हुआ बच्चे में, मोबाइल का एक्सपोजर हुआ, और बच्चे ने मोबाइल में बस एक ही तरह का मूवमेंट देखा, मूवमेंट देख रहा है, कलर देख रहा है, मूवमेंट देख रहा है। तो बच्चे के जो सारे एरिया थे, रीजनिंग का एरिया, कम्युनिकेशन का एरिया, इमेजिनेशन का एरिया, ऑब्जर्वेशन का एरिया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स का एरिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स का एरिया, विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स का, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का एरिया, क्रिएटिविटी का एरिया, बहुत सारे एरिया है हमारे ब्रेन में। सारे एरिया के जो न्यूरॉन थे प्रॉपर वर्क ही नहीं किए कभी, क्योंकि बच्चे ने बस मोबाइल देखा। तो जितना भी मूवमेंट वाली चीज़ें देखा, तो मूवमेंट वाली चीज़ें पसंद करेगा। जैसे पानी गिराना बहुत देखना बहुत पसंद करेगा, गिराना बहुत पसंद करेगा, चीज़ें फैलाना बहुत पसंद करेगा, लाइन से लगाना, टॉय को लाइन से लगाना, किसी भी चीज़ को लाइन से लगाना बहुत पसंद करेगा, अपने हैंड्स को मूवमेंट करता हुआ देखना बहुत पसंद करेगा, कॉर्नर आई से देखना बहुत पसंद करेगा, क्योंकि बच्चे ने इन्फॉर्मेशन ही उसी चीज़ के लिए, उसका जो मेमोरी बना ना वो मोबाइल वाला बना। अब मोबाइल से रिलेटेड जो भी मेमोरी उसी चीज़ का बच्चा यूज करेगा। तो मूवमेंट वाली जो चीज़ें होगी ना बच्चों को बहुत पसंद आती है। मोस्ट स्विंग करना बहुत पसंद करेगा, स्लाइड करना बहुत पसंद करेगा बच्चा, भागना बहुत पसंद करते हैं बच्चे, हर एक ही काम को बार बार रिपीटेशन के साथ करना बहुत पसंद करेगा। जिस काम में पैटर्न हो, जिस काम में मूवमेंट हो, जिस काम में कॉन्टिन्यूटी आ रही है, उस काम को बच्चा बहुत इंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने बस उसी तरह का एक्सपोजर लिया, उसी तरह का मूवमेंट लिया, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में, उसके मेमोरी में वो चीज़ें इन्फॉर्म हो गई, वो चीज़ें बन गई। अब वही चीज़ों का बच्चा एनवायरनमेंट में यूज कर रहा है। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये होता है कि हम उसके सारे एरिया पे पहले तो वर्क करें। हमें लेवल डिसाइड करना होता है। मान लीजिए आपके मैंने जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे पास बच्चा आता है 5 ईयर्स का बच्चा है, और वो है उसका ब्रेन सेट 2 ईयर्स का, और मेरे पेरेंट्स कहते हैं नहीं वो तो कुछ कर पाता, ये नहीं कर पाता, ये कर पाता, ये नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अगर आपने रीजनिंग पे काम किया है तो रीजनिंग के में कितना न्यूरॉन है वो आपको नहीं पता, कितने न्यूरॉन एक्टिव है वो नहीं पता, और कितने न्यूरॉन को एक्टिव करना चाहिए वो नहीं पता। आज अगर मैं 5 kg का वजन कैरी कर रहा हूँ तो कल मैं 100 kg का भी कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस।
आपके बच्चे के साथ वो प्रैक्टिस उस स्किल्स पे कितना हुआ है, वही जाके बच्चा उसको रिजल्ट देता है सोसाइटी में। जैसे सोशल स्किल है, प्ले स्किल है। अब प्ले स्किल पे कितना बच्चे ने काम किया, आपने कितना स्टेप में काम किया। आज बच्चा 5 इयर्स का है और बच्चा 2 स्टेप में काम फॉलो कर पा रहा है, 3 स्टेप फॉलो कर पा रहा है, तो बच्चा तो 2 इयर्स का रह गया। तो हमारा बच्चे नहीं 5 इयर्स का है, हमारे बच्चे का ब्रेन सेट है 2 इयर्स का। अब 2 इयर्स के अकॉर्डिंग उसके साथ काम हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि जाएगा बच्चा स्कूल में, जाएगा ग्रुप में बैठेगा और एकदम से बोलने लग जाएगा, एकदम से सारी चीज़ें करने लग जाएगा, सारे सेंसरी खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे? जब तक उसका लेवल क्रॉस नहीं होगा। आज बच्चा 2 स्टेप में काम कर रहा है, कल बच्चा 3 स्टेप में काम करेगा, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ऐसे करके जब बच्चा कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, तब जाके खत्म होती चीज़ें। तब जाके आपको समझ में ये आता है कि अब मेरा बच्चा हर चीज़ को समझ रहा है। तो होता ये ना कि हम ये कह देते हैं कि बच्चा तो माइल्ड है यार, बच्चा तो मॉडरेट है, बच्चा तो सीवियर है, इसलिए बच्चा काम नहीं कर रहा है, इसलिए सेंसरी नहीं जा रहा है, बच्चा तो बहुत सीवियर है। नहीं, किसी एरिया में आपका बच्चा बहुत अच्छा है तो हम बोल देंगे उस एरिया का बच्चा माइल्ड है। किसी स्किल्स के एरिया में बच्चा बहुत एज गैप ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए आपका 5 इयर्स का बच्चा है, किसी स्किल्स में बच्चे का एज गैप जो बन रहा है 3 इयर्स का बन रहा है। मान लीजिए एक माइलस्टोन उठाते हैं सोशल स्किल का, प्ले स्किल का माइलस्टोन उठाया, ग्रोस मोटर स्किल्स का माइलस्टोन उठाया, और किसी स्किल्स का जब आप माइलस्टोन उठा रहे हो तो आपको ये पता लग रहा है कि इस स्किल्स में बच्चा 5 इयर्स का तो आपका बच्चा है नॉर्मल, लेकिन अगर ब्रेन एज की बात करें तो वो तो 2 इयर्स का चल रहा है सोशल स्किल में। तो सोशल स्किल में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना हमें लगेगा कि बच्चा इस एज में सीवियरिटी दिखा रहा है। आपका बच्चा 5 इयर्स का है लेकिन प्ले कर रहा है वो 6 मंथ के अकॉर्डिंग वाला, 6 मंथ के बच्चे जैसा, वो 1 ईयर के बच्चे जैसा। तो जितना बड़ा गैप उतना हमें सीवियरिटी देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा माइल्ड बोल दिया, कोई मॉडरेट बोल दिया, सीवियर बोल दिया, तो नहीं वो तो सीवियर ही है, वो तो मॉडरेट है, ये तो माइल्ड है। इन सब चक्करों में ना पढ़ने की जरूरत नहीं है पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स को ये समझना है कि सेंसरी इशू ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे में उस स्किल्स का, उस सेंसरी रीजनिंग का एज गैप कितना है। एक बच्चा मान लीजिए विजुअल का, मैं विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स की बात कर रहा था, जैसे विजन का मैं सेंसस की बात कर रहा हूँ, कि आपका बच्चा बस आई कॉन्टेक्ट कर रहा है लेकिन मैचिंग नहीं कर रहा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, फॉर्म कंटेंसी नहीं कर रहा, फिगर ग्राउंड नहीं कर रहा, और ये बच्चे कर जाते हैं, ये बच्चे कर जाते हैं। ये सब क्या है आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। इसी बेसिस पर बच्चा किसी चीज़ का नजरिया बना रहा होता है और वहाँ पे अपना स्किल्स लगा रहा होता है, किसी चीज़ को नोटिस कर रहा होता है, और वो नोटिस करने की टेंडेंसी में नहीं है और आपको लग रहा है कि सेंसरी इशू खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा नोटिस करता है फिर नहीं करता, फिर थोड़ा सा नोटिस करता है फिर नहीं करता, आपको लगता है सेंसरी इशू चल रहा है। जिस एरिया पे जितना काम करोगे उस एरिया का उतना ही इंप्रूवमेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स को भी काम करना चाहिए, थेरेपिस्ट को भी काम करना चाहिए। थेरेपिस्ट का भी रोल ये होना चाहिए कि हाँ पेरेंट्स को बताए, पेरेंट्स को टीच करे कि वो घर पे क्या कर सकते हैं, और पेरेंट्स को भी करना चाहिए कि पेरेंट्स ये समझे कि ये आपका भी काम है, आपका बच्चा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। ये समझ के चलिए, आप अवेयर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। फिर तो आपको ये समझना है कि आप कैसे समझ रहे हैं अपने बच्चे को, आप कैसे इंगेजमेंट दिखा रहे हैं अपने बच्चे के साथ, आप लेवल कैसे समझ रहे हैं अपने बच्चे का, माइलस्टोन कैसे निकाल रहे हैं, क्या माइलस्टोन चल रहा है, उस माइलस्टोन के जितना एज गैप चल रहा है उस एज गैप के अकॉर्डिंग बच्चे के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने जैसे कहा कि आप सेंसरी पे जब भी आप मतलब बच्चे का सेंसरी जब भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, सेंसरी आपको जब ख़त्म करना है तो उसके सेंसरी रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा। सेंसरी रीजनिंग बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंसरी रीजनिंग नहीं है तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट के आने के चांसेस नहीं होते हैं। और कितना भी काम कर लो और आपका बच्चे को जितनी थेरेपी करा लो, जितना उछल कूद करवा लो, जितना ग्रोस मोटर करा लो, उसके बच्चे का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। आज आप ग्रोस मोटर स्किल्स कराते हो, बैलेंसिंग कराते हो, कोऑर्डिनेशन कराते हो, मिड लाइन क्रॉसिंग कराते हो, अवेयरनेस ऑफ जॉइंट पोजीशन का कॉन्सेप्ट लेके चलते हो, सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट लेके चलते हो, लेकिन वर्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपने बोला कि थोड़ा सा धीरे से आगे पैर करो, धीरे से पैर आगे कैसे करना है उसका समझ नहीं है। अब आपने 1 स्टेप में ये काम बोला, अब आप बोलेंगे धीरे से आगे करो फिर आगे चले जाना, ये 2 स्टेप पे बच्चा नहीं समझ पा रहा। अब धीरे से पैर आगे करो, आगे चले जाना, फिर आगे से वापस आ जाना, ये 3 स्टेप काम हो गया। तो आप क्या 4, 5, 6, 7 कमांड दे रहे हैं एक साथ, और हमें लग रहा है कि मेरा बच्चा सेंसरी कंट्रोल करेगा। आपने बोला टच करना है, थोड़ा सा टच करो, फिर आगे जाओ, फिर टच करके वापस आ जाना, फिर मुझे टच करना। अब उसको समझ में नहीं आ रहा। अब तो सेंसरी इशू, टच का इशू कंसेप्ट में, चलो इसको ब्रशिंग कराते, चलो इसको जॉइंट कंप्रेशन कराते, चलो इसको हार्ड ब्रश कराते, सॉफ्ट ब्रश कराते, कॉटन टच कराते, दुनिया भर की चीज़ें कराते हैं। लेकिन बच्चों में वर्ड की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, सिक्वेंसिंग की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से बच्चा उस काम को फॉलो नहीं कर पाता।